साथी जो है आज हम आए हैं चाईबासा से लगभग 5 किलोमीटर दूर, जहाँ पे टीआरटीसी नाम से एक संस्था है और वहाँ पे एक भवन बनी हुई है जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं और सीखने सिखाने का कार्यक्रम चलाई जाती है। तो इसी बीच में हम लोग आए थे आज टीआरटीसी, और उसमें हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ हमारे हम उम्र के कई हमारे साथीगण हैं और हमारे यहाँ कई ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं और वो लोग से हम लोग बात करें कि जो भी आज कार्यक्रम चलाएगी उस कार्यक्रम का मकसद क्या है और उसका क्या उद्देश्य रहा है। तो आज यहाँ जो भी कार्यक्रम चलाई गई है उस कार्यक्रम में काफी यहाँ बच्चे आए हुए हैं, 18 से लगभग 25 वर्ष के लगभग काफी बच्चे आए हुए हैं। तो यहाँ आकर के जो कार्यक्रम चलाई गई है उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ये युवा जमुर संगठन है और टीआरटीसी संस्थान की ओर से चलाया गया। ये युवा जमुर संगठन खास करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवक युवतियों का एक संगठन है और ये प्रशिक्षण खास करके सख्त के पक्ष लेने और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए इन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। और खास करके आज हमारे युवक युवतियां एक जगह इकट्ठा करके अपना पांव पर कैसे खड़े हो सकते हैं और आज का परिस्थिति को देखते हुए कैसे अपने स्वरोजगार का रास्ता अपना सकते हैं, इसी को लेकर के ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम में मुख्य रूप से 3-4 विषय पर प्रशिक्षण दी गई है और एक है सोशल मीडिया का और दूसरा है संवैधानिक जानकारी का, तीसरा है मानव तस्करी जो काफी हो रही है उसके बारे में, और उसके बाद स्वशासन व्यवस्था का। इस तरह से कार्यक्रम की गई है। तो अभी मैं फादर से बात कर रहा था तो उन्होंने आदिवासियत पर और अपनी आदिवासियत के जो वैल्यूज हैं या आदिवासियत के जो रहन सहन है, और उन्होंने कह रहा था कि दुनिया को अगर काफी इस पृथ्वी को बचाना है या दुनिया को आगे ले जाना है तो आदिवासियत की जो मूल्य है उसको अपनाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अब दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहें कि आप एक्चुअल आदिवासी यत की बात करते हैं तो आदिवासी यत क्यों अपनाएंगे लोग और जो लोग यहाँ? यार ये देखिए, आज आदिवासी जहां पर है वहीं पर जंगल बचा हुआ है और जहां आदिवासी है वहीं पर खनिज संपदा भी बचा हुआ है। तो इसे देख करके काफी लूटने का प्रयास हर स्तर से की जा रही है। तो इसी को लेकर के आज आदिवासी अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए जदोजहद है और साथ ही अपना संस्कृति को बचाए रखने के लिए पूरा हर स्तर से घेरा जा रहा है। इसे बरकरार रखने के लिए इन युवाओं के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए इन युवाओं पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है ताकि आदिवासी हम एकजुट रहें और अपना अस्तित्व संस्कृति को बचाए रखेंगे, तभी हम आने वाले पीढ़ी को हम सही दिशा दे पाएंगे। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ और भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं और उससे भी हम लोग बात करेंगे कि अभी आज आप लोगों ने यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम किया, उस बीच में मुझे लगता है कई बातें हुई कि आदिवासियत पर काफी बातें हुई और हमारे क्षेत्र काफी खनिज संपदा से भरी हुई चीज है, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, पलायन जैसी समस्याएं काफी है। तो क्या लगता है कि आप लोगों के माध्यम से इसका अस्थायी समाधान क्या होना चाहिए और इस पर आप लोग किस स्तर पर काम कर रहे हैं? धन्यवाद, आपका बहुत सुंदर सवाल है। सोशल मीडिया क्या है और इसकी जरूरत क्यों है आज? जैसे मैं यही कह रहा हूं आपसे कि ये सोशल मीडिया के द्वारा, जैसे हम लोग हमारे गांव घर में क्या होता है ना कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो दबे के दबे रह जाती हैं। और जैसे कि हमारे मानकी जी ने कहा कि यहाँ पर जैसे दूर दराज से गांव ग्रामीण क्षेत्र से हमारे लोग जो हैं और काफी असंगठित लोग युवा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो दूर दराज की जो समस्याएं हैं कभी हमारे जिला स्तर में, अब राज्य स्तर में, बड़े स्तर में, देश में भी नहीं आ पाती हैं। तो वैसी समस्याओं को हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा जो अपने जो प्रशिक्षण देते हैं उसके द्वारा उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं ताकि उन समस्याओं को जाने और जान करके उसके लिए कुछ समाधान हम लोग उपाय कर पाए। तो यही मुख्य हमारा उद्देश्य है सोशल मीडिया ट्रेनिंग के द्वारा। जैसे लोगों को क्या कहना चाहिएगा, वो किस प्रकार से इस्तेमाल करें इस चीजों का? क्या यहाँ पर ट्रेनिंग जो आए वही लोगों का केवल है क्या? और जो नहीं, इसमें सारे लोग जुड़ सकते हैं। जैसे हमारी टीआरटीसी हमेशा लोगों के बीच में हम लोग 1 या 2 जन को भी सिखाते, तो हमारी यही एक इच्छा रहती है, हमारी अपेक्षा रहती है लोगों से, सीखने वालों से, कि वो लोग घर जाकर के, गांव घर जाकर के ऐसे ही 2-4 लोगों को और भी सिखाएं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन जितने भी प्रशिक्षण हमारे टीआरटीसी में होते हैं तो सारे प्रशिक्षण में हम लोग वही चाहते हैं कि गाँव घर में जाकर के लोग, वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल का सही उपयोग बहुत बार नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर जाकर के भी गाँव के एक साथ आकर के गांव की समस्याओं को लोग सामने लाने का प्रयास करें। तो इसलिए बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ काफी समस्याएं हैं, जैसे अभी भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और पलायन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो बात हो रही है, इन सारी समस्याओं से ये क्षेत्र कैसे निजात पाएगा और आपको क्या लगता है कि इसका अस्थायी समाधान क्या हो सकता है? ये आपका सवाल काफी बड़ा है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये पश्चिम सिंहभूम जिला
लोहा से भरा पड़ा है। लेकिन अगर देखिएगा आज हमारे जवानों में या खास करके हमारे महिलाओं में इसी क्षेत्र के लोग कुपोषण से ग्रसित है, जबकि लोहा का इतना ज्यादा मात्रा है। अगर ये तमाम चीजों का अगर देखा जाए तो ये खनिज संपदा का जो लूट है सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के कंट्रोल में है। विकास हमारे नाम से होती है, योजनाएं बनती है हमारे नाम से, लेकिन वो विकास का जो राशि है वो 2% या 1% ही गांव स्तर में पहुंचती है। सारा जिला का जो पैसा है या राज्य का जो पैसा है हमारे गांव क्षेत्र के विकास के नाम से आती है, वो नई कागज में ही या तो फिर सिर्फ विकास के नाम से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही चली जाती है, जिसके कारण बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये एक। दूसरा एक है जो यहाँ का सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति, 2-3 चीज है। एक है यहाँ के जो प्रशासनिक प्रणाली है, इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लाख प्रयास करें, हम नौजवान लाख प्रयास करें, अगर प्रशासनिक स्तर से इच्छा शक्ति नहीं है तो ये संभव नहीं है। दूसरा एक है जो विधायिका स्तर से जो हम यहाँ से जनप्रतिनिधि लोगों को जो चयन करते हैं, इनका भी इच्छा शक्ति हो, जिससे कि प्रशासनिक प्रणाली पर दबाव बना रहे, जो हमारे विकास के नाम से जो योजनाएं चलती है वो सही मायने में चला आए, तो इसका रियल में विकास हो गई। मैं देखता हूं कि खास करके डीएमएफटी फंड जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, यहाँ पिछले 2015 से 20 तक में आरटीआई के तहत निकाला गया, उसमें 250 करोड़ खर्च हुई है। अगर पश्चिम सिंहभूम जिले की बात करें तो 250 करोड़ अगर रियल में एक गांव में 1 करोड़ से भी एबव हो रहा है, तो एक गांव में 1 करोड़ अगर खर्च होती तो आज यहाँ का दिशा शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को लेकर के ये तस्वीर बदल जाती। ये तो प्रशासनिक स्तर की बात हुई। ये कई ऐसे हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक नाकाम रहा है, सरकार नाकाम रहा है, संस्थाएं नाकाम रही है, जो भी गवर्नमेंट फंडेड जो भी इंस्टीट्यूशन है सब लगभग नाकामयाब रहा है। तो क्या हमारे क्षेत्र में हम यही चाह रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर हमारी क्या प्रयास होनी चाहिए जो अस्थायी समाधान इस पर निकल सके? कि वो मुझे आजादी के 75 साल हो चुके हैं और अब झारखंड अलग होने के 2000 के बाद 24 साल हो चुके हैं, फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप अगर अस्थायी समाधान अगर 2-3 चीज अगर आप बता सकते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को, हमारे दर्शकों को ज्यादा सहूलियत होगा। एक अस्थायी समाधान के रूप में मैं देखता हूं जो इस क्षेत्र में जो संवैधानिक के रूप से भी दिया गया है, जो ग्राम सभा का सबसे बड़ी बात आती है। जो ग्राम सभा अगर मजबूती हो जाती है तो सारे चीजें मुझे लगता है कि लगभग सब पटरी में आ जाता है। क्योंकि शिक्षा को लेकर के हमारे कई जवानों ने प्रयास किया, गांव के लोगों ने चंदा करके शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया, जो 2 या 3 लड़का स्कूल में कोचिंग देना शुरू किया। लेकिन रही बात चंदा करके कितना देगा, बहुत कम पैसा, 3 साल 2 साल चलाया, लेकिन उसके बाद शिक्षा पर भी नहीं हो पाया। तो फिर रही बात अगर कोष की कमी आती है जिसके चलते शिक्षा में नहीं हो पाया। और दूसरा है कृषि, जो सिंचाई का जो व्यवस्था है वो अगर लगभग सभी गांव में, या सभी गांव नहीं होते जहां संभव है उस गांव में अगर कृषि का अगर सिंचाई का सुविधा व्यवस्था करा दिया जाएगा तो कम से कम कुछ तो हल होगी। लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा है शिक्षा। शिक्षा के स्तर में शायद ये 4 पहलू है, बड़ी मुश्किल वाला है। जो शिक्षा एक है हमारे समाज की ओर से, दूसरा है नीतिगत ये होना चाहिए, और तीसरा है हमारे शिक्षा व्यवस्था। तो ये सब मिला जुला के अगर शिक्षा को दुरुस्त होगी तो मुझे लगता है इसका अस्थायी समाधान होगा। और ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो शिक्षा इतना कमजोर है जिससे चल से यहाँ का लगभग हमको लगता है आधा से अधिक तो निरक्षर हैं, जिसके चल से हम सही और अच्छा रास्ता से ले जाने में के लिए बहुत दिक्कतें होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शिक्षा पर ज्यादा अगर काम होगी तो समाधान हो सकता जी। ये काफी समस्याएं बनी हुई आजादी के 75 साल बाद भी, कि शिक्षा आज हमारे समाज में अशिक्षा के कारण काफी ऐसी चीजें घटनाएं घटती है, काफी जो समस्याएं जो यही जड़ है अशिक्षा। और हम लोग एक आध दो हमारे जो यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो लोग 3 दिन का जो कार्यशाला रहा है उस कार्यशाला में वो लोग भाग लिए, हम लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। नारायण जी, इसके माध्यम से मुझे लगा कि कई पहलुओं पर आप लोगों ने टच किया, तो आप लोग क्या लगता है कि ये जो भी चीजें आप लोग को बताई गई है इसके माध्यम से समाज की एक नई दिशा और दशा तय की जा सकती है? जी, मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया हमने सिखाने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया, इससे क्या होगा कि आज जो गांव में कोई भी समस्या हो रही है वो बाहर नहीं आ पा रही है, प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सोशल मीडिया के जरिए हम प्रशासन तक उस समस्या को रखने का प्रयास करेंगे, और जो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हम प्रशासन तक उजागर करेंगे कार्रवाई के लिए। तो हमको लगता है कि गाँव वाले जब सीखेंगे तो उनके गांव स्तर पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होती है, तो वहां पे भ्रष्टाचार होती है, तो गांव वाले अगर इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में वो मददगार होंगे तो काफी हद तक हम सफल हो पाएंगे, ऐसा लगता है। और दूसरा है शिक्षा है, जिस तरह सभी दादा ने बताया शिक्षा है। शिक्षा ना होने के कारण आज हमारा वोट का बाजारीकरण हो रहा है, क्योंकि उनको
वोट का मतलब ही नहीं पता है ना, क्योंकि वहां पर शिक्षा नहीं है। आज हमारे जैसे लोगों को के पास वोट खरीदने के लिए नहीं आते हैं। तो आज शिक्षा को ऐसा खत्म कर दिया गया है जिससे वो लोग वोट का बाजारीकरण और अन्य भी जो विकास की योजनाएं आती हैं उस पर भ्रष्टाचार कर सके वो लोग। जी बिल्कुल, काफी समस्याएं तो काफी है। समस्याओं का निदान कैसे होगा और कब तक हम लोग को ये देखना पड़ेगा और आने वाला समय में, क्योंकि ये जो जो पहलुएं बनी हुई है, काफी जो इस क्षेत्र की समस्या है उस समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, काफी संस्थाएं इस पर काम कर रही है, काफी अलग अलग संगठन इस पर काम कर रही है। देखते हैं आने वाला समय में कब तक ये गुत्थियां सुलझेगी, इस पर हम लोग बने रहेंगे। साथियों जोहार, जय भीम।